हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, ये है हमारा सेकंड पार्ट है जो मैंने आपको अभी चैप्टर शुरू करवाया था। यांत्रिकी मैकेनिक्स के नाम से चैप्टर है, फिजिक्स के अंदर है। फिजिक्स का ये दूसरा ही चैप्टर है। उसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में टोटल 90 क्वेश्चंस हैं और 90 में से 45 हम कर चुके हैं। और जो रिमेनिंग 45 क्वेश्चन है वो हम आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। डेली लेक्चर आ रहा है आपके लिए, डेली देखा करो। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो, और भी कोई डाउट बचता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी डाउट हो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। अब कईयों को लोलक घड़ियां नहीं समझ आ रहा होगा, तो ये पेंडुलम वॉचेस होती हैं। पेंडुलम वॉचेस जो है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। चार ऑप्शन है यहाँ पर। ये 1994 2012 ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, ऐसा कोई रीजन नहीं है। कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, या लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो मैंने आपको भी लास्ट जो वीडियो में करवाया था कि लोलक की लंबाई बढ़ने से उसकी जो है टाइम पीरियड कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है लोलक घड़ियां ये सुस्त हो जाती हैं। जैसे गर्मी बढ़ती है तो गर्मी के कारण जो इसकी लेंथ है, ये जो पेंडुलम होता है इसकी जो लेंथ है इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। बैठी स्थिति ये पहला पॉइंट है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर ये दूसरा पॉइंट है। पर प्रदोल आवर्त काल क्या होगा? पहले लड़की बैठी थी, झूला झूल रही थी, अब वो खड़ी हो गई झूले के ऊपर, तो उसका जो प्रदोल आवर्त काल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो राइट आंसर क्या है? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जो है, ऐसे देखिए, पहले ये पेंडुलम बन रहा था, वो नीचे बैठी थी, अब वो खड़ी है तो उसका वेट यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पर वेट कम रह जाएगा। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये मान लीजिए यहाँ पर लड़की बैठी है झूले पे, ये लड़की बैठी हुई झूला झूल रही है, ये इसकी लेंथ हो गई। अब लड़की उठ के खड़ी होगी तो मतलब यहाँ तक वेट आ रहा है, तो लेंथ बहुत कम रह गई, तो इसमें क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। ठीक है। हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर जो है, साइंस के क्वेश्चंस अभी मैं करवा रहा हूँ आपको। इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस करवाए हैं, साइंस के क्वेश्चन करवाए हैं। अभी आने वाले लेक्चर्स में पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी सारे जो है कंबाइंड लेक्चर्स मिलेंगे, कंबाइंड क्वेश्चन मिलेंगे। इसका क्या है कि कहीं आप बोर ना हो जाओ। मान लीजिए डेली डेली एक ही लेक्चर मिलता रहे साइंस का, तो आप शायद बोर हो सकते हो। तो इसलिए आपको कभी हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलते हैं, कभी पॉलिटी के, कभी इकोनॉमी के, ताकि आपके सारे सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ रहे। और ये साइंस के क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन के पीछे एक फैक्ट होता है। तो फैक्ट अगर आपको पता है तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। ये देखिए आईएएस के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है ऐसे में। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है ऐसे में। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ये भी आईएएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो वह त्वरण शून्य होता है। ये पहला पॉइंट है। हर आवर्तन में गोलक दो बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है। यहाँ पर चार पॉइंट्स दिए गए हैं, हमने चार पॉइंट देख लिए। अब हमें ये देखना है, क्योंकि ये आईएएस का क्वेश्चन है, तो इसमें हमें सही फाइंड आउट करना है या हमें इसमें गलत फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इन कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर क्या है, सही कथन पूछे गए तो हमें सही कथन बताने हैं। चलिए अब दोबारा से कथनों को पढ़ते हैं। जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो इसका त्वरण शून्य हो जाता है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा, हर आवर्तन में गोला गोलक दो बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। बिल्कुल ठीक है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। ये गलत है। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। तो बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसमें से? राइट आंसर बनेगा 1, 2 और 4। राइट आंसर है सी। देखिए, पेंडुलम घड़ी, अब ऊपर दे रखा था लोलक घड़ी, यहाँ दे रखा पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। कब? ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में, या फिर वर्षा ऋतु में। तो ऐसा कब हो सकता है? गर्मियों में पता है वो सुस्त हो जाती है, तो हमने भी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो गर्मियों में लोलक घड़ी है या पेंडुलम वॉच है वो स्लो हो जाती है। तो अब फास्ट कब होगी? तो वो शीतकाल में, सर्दियों में वो घड़ी फास्ट हो जाएगी, उसकी गति तीव्र हो जाएगी। तो अगर आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं तो अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो आप एक या दो पॉइंट से उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट, एलिमिनेट कर पाओगे। एलिमिनेशन मेथड से
आप उसको सॉल्व कर सकते हो और आपका जो क्वेश्चन ठीक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? अब ये तो हर एक बच्चे को पता होगा जिसने थोड़ी सी भी प्रिपरेशन कर रखी है, एक दो बार फिजिक्स पढ़ी है, तो उसको पता है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको इतना बता देता हूँ, इन दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन नहीं है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए कि आंसर बी है या डी है। 50 का आंसर बताइए मुझे, बी है या डी है। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन, अगर आपको इसका आंसर पता है ना तो आप इसका आंसर कर पाओगे। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी? नहीं जाएगी। वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी? तो अभी आप बता दीजिए मुझे, आगे गिरेगी या नहीं? बिल्कुल वह पृथ्वी पर आकर गिरेगी। क्यों? क्योंकि जो है वेग अंतरिक्ष में भेजने के लिए वेग कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर किसी भी चीज को हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे तो ही ये चीज अंतरिक्ष में जा पाएगी, अदरवाइज इससे अगर कम स्पीड रहेगी तो ये ऑलवेज वापस ही आएगी। तो यहाँ पर क्या है, स्पीड 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ पर क्या है, ये वापस पृथ्वी पर आकर गिर जाएगी। तो अगर आपको इसका आंसर पता था तो ये आप आंसर आसानी से क्वेश्चन कर पाते। ये भी राजस्थान के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, RAS में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो यहाँ पर तुल्यकाली उपग्रह के बारे में बात की जा रही है। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट, दो तरह की सैटेलाइट्स होते हैं यहाँ पर। तो इसमें से आपसे पूछा गया है कि तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? अगर आपको पता है तो बिल्कुल आप बता सकते हो। अगर थोड़ा बहुत कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, करंट अफेयर में पढ़ा हो, तो 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर उसकी ऊंचाई होती है। ये लगभग है, कई बार 36,000 से ऊपर भी होती है, कुछ 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 जो 35,000 पर भी पृथ्वी की ऊंचाई पर उपग्रह स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैराशूट। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन SSC MT से MTS में आया हुआ। MTS मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब इसके जो है नोटिफिकेशन आया हुआ MTS का भी, शायद अप्लाई कर सकते हो आप करना चाहो तो। ये 10th बेस्ड पेपर है, 10वीं बेस्ड है ये पेपर, ध्यान रखना MTS, और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख सकते हो कि IAS का और MTS का लेवल, मतलब ऐसे क्वेश्चन IAS भी पूछ लेता है और MTS भी पूछ लेता है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं रह गया है कि IAS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी छोटे एग्जाम के लिए। हाँ, कुछ एक क्वेश्चन में हो सकता है कि वेरिएशन आ जाए, जैसे इकोनॉमी। IAS वालों को बहुत डीप पढ़नी पड़ती है कि बजट कैसे काम करता है, हर एक चीज। और जो हरियाणा सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है इकोनॉमी थोड़ी डीप पढ़नी पड़ती है। लेकिन अगर बात करें बाकी सब्जेक्ट्स की, तो आपको हर एक सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ के उसमें महारत हासिल नहीं कर सकते। किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ के या फिर किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के आप लोग पास नहीं हो पाओगे, आप लोग अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन SSC में पूछा गया है, ऐसा क्यों होता है? देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। अब अपने माइंड में एक फोटो बना लीजिए। पैराशूट तो आपको पता है इस तरह से पैराशूट होता है, और पत्थर एक इस तरह से होता है। तो पत्थर पैराशूट से भारी है, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। तो जिसको पता है आंसर वो बिल्कुल यहाँ इससे आगे पढ़ेगा ही नहीं, राइट आंसर बी है। बाकी यहाँ पर ये गलत है तीनों, राइट आंसर क्या है? बी। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार। अब गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत अगर कोई फ्री फॉल हो जाए किसी बॉडी का, मुक्त रूप से गिरना मतलब फ्री फॉल, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का फ्री फॉल हो जाए तो क्या होगा? उसका वेट कितना रहेगा? उस वस्तु का भार, भार मतलब वेट, वेट पूछा कितना होगा? तो फ्री फॉल के टाइम पे वस्तु का भार 0 होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वेट वो 0 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो इसका कारण क्या है, यही आपसे यहाँ पर एग्जामिनर पूछ रहा है। यह पृथ्वी के निकट है, ये कारण नहीं हो सकता। यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, ये भी कारण नहीं हो सकता। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो वहां पर वायुमंडल नहीं हो सकता। तो अब एक ही ऑप्शन बचा, अगर आपको पता है तो भी ठीक है, नहीं पता तो भी आंसर यही बचेगा। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, तो इसलिए जो है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है।
तो ये यूपीपीएससीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? जो बॉल पेन है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो गुरुत्वीय बल के ऊपर काम करता है बॉल पेन। ठीक, क्योंकि उसके अंदर जो स्याही होती है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ धक्का दे रही होती है उसको। किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? किसी भी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? ऑप्शन देखिए, गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान, ए और बी दोनों, या फिर उत्प्लावकता। बताइए इसमें सही आंसर आपको क्या लग रहा है? तो किसी भी पिंड का जो वजन है वो गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों के केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। तो सही उत्तर क्या है? ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। आप डेली शायद जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको बेनिफिट जरूर मिल रहा होगा, क्योंकि इससे आपको क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। आप कभी मूवी देखते हो, कभी आपने पीवीआर में मूवी देखी होगी, हर एक बच्चे ने देखी होती है। चलो किसी ने नहीं भी देखी होगी, किसी ने मोबाइल पे मूवी देखी हो या टीवी पे मूवी देखी। जब आप मूवी देख रहे थे उस समय क्या करते हैं आप लोग? आंखों से तो देख रहे होते हैं और कानों से उनको सुन रहे होते हैं। तो आपके माइंड में एक ही चीज दो मीडियम से जा रही होती है आपके माइंड में। तो मूवी की स्टोरी कभी भी आपको रिवाइज नहीं करनी पड़ती, आपको याद आ जाता है कि हाँ ये तो मैंने मूवी देखी हुई है, तो आपको याद आ जाता है। उसी तरह से जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके माइंड में क्या हो रहा है, एक तो आप आंखों से देख रहे हो क्वेश्चंस को, दूसरा आप मेरी आवाज सुन रहे हो, तो सुनने से आपके कानों में ये जा रहा है कि ठीक है ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा आंसर है, इसका इस तरह का आंसर बनेगा और ये इसका फैक्ट है। जब भी कोई उससे मिलता जुलता फैक्ट आएगा एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन उससे जो मिलता जुलता मिलेगा आपको, तो आप आसानी से उसका आंसर देने में समर्थ होंगे, आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में वो चीजें कहीं ना कहीं स्टोर हो चुकी होंगी। तो इसलिए डेली प्रैक्टिस किया करो। हाँ, अगर आप खुद से पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, वो ठीक है। वो खुद को क्या होता है, सेल्फ चेक, उसको बोलते हैं सेल्फ चेक या सेल्फ एनालिसिस। जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि आप खुद से टेस्ट प्रैक्टिस ना करो। स्टडी मास्टर भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाता है हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक एग्जाम के लिए। वो भी आप पता कर सकते हो। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9896160955। ये सेल्फ एनालिसिस या सेल्फ चेक के लिए टेस्ट सीरीज होती है, लेकिन कुछ चीजें जो है टेस्ट से आपको याद भी रखनी होती है। तो इसी तरह से है जो आपको ट्रेनिंग, ये मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग ही है, तो इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा करो और ध्यान से किया करो क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने वाली उसकी समय अवधि। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने वाली, सॉरी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी अवधि क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी? आपके माइंड में आना चाहिए कि ये पूछ क्या रहा है, एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी? देखिए वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स कम है, तो वहां पर जो उसकी गति, उसकी समय अवधि बढ़ जाएगी। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्वाकर्षण द्वारा, पवनों द्वारा, बादलों द्वारा, या फिर पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए मुझे, अगर किसी को पता है तो, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर क्यों रहती है? तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रहती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा अर्थ में, तो हमारा ना ही तो एटमॉस्फेयर रहेगा और ना ही हमारे यहाँ पर वायुमंडलीय हवा रहेंगी। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कैसे? काम करने में, कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है या जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर साधारण यंत्र दे रखा है, अब आपके माइंड में शायद होगा कि साधारण यंत्र क्या होगा, तो दूसरी तरफ देख लीजिए सिंपल मैकेनिज्म लिखा होगा। सिंपल मैकेनिज्म आपको समझ आ जाएगा कि किसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट ऑप्शन, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, या फिर उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो यहाँ पर सिंपल मैकेनिज्म है, वो किसी भी व्यक्ति की या किसी भी पर्सन की हेल्प कैसे कर सकता है। तो इसका यही है कि मैकेनिज्म से क्या होता है, आपको थोड़ा लोड लगाना पड़ेगा, कम बल से आप अच्छी तरह काम कर पाएंगे। तो कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में आप लोग सक्षम हो जाएंगे। ये साधारण यंत्र आप में इसकी हेल्प करेगा। ये आईएएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग कितनी होगी? बढ़ेगी या घटेगी? संवेदनशील मतलब सेंसिटिव, ये फलक्रम है, ये तराजू है जो भी है, ये
संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, तो जब वो रीडिंग गहरी सांस लेगा तो उसकी तराजू की रीडिंग बढ़ेगी या घटेगी। अब आप खुद सोचिए, जब आपके अंदर हवा है तो वो संवेदनशील है, मतलब वो 1 मिलीग्राम तक भी वो यहाँ पर वो मेजर कर पा रहे। जो आपके अंदर हवा है, आप हवा बाहर निकाल लो, गहरी सांस लोगे तो आपका वेट कम आ जाएगा, आपकी रीडिंग घटेगी। तो बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा तो कोई है नहीं कि रॉकेट साइंस करनी थी यहाँ पर। जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन प्रावल्य पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, एक बार में समझ नहीं आएगा। जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन प्रावल्य पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसकी अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है। अब हमें क्वेश्चन तो समझ आ गया, चलिए अब हम क्या करते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहले क्षैतिज और बाद में प्रावैलिक पथ के साथ साथ, नहीं ये गलत है। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, नहीं ये भी गलत है। मूल प्रावैलिक पथ के साथ साथ वो संचालित करेगा। राइट आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि तुल्यकारी उपग्रह कितनी हाइट पर होते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, अभी मैंने आपको बताया था। चलिए अगर आपको अभी तक याद है तो कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर हमें याद है, हम भूले नहीं है, क्योंकि फायदा यही है वीडियो का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, अगर चीजें आपको याद रह रही हैं। अगर आप चीजें भूल रहे हो तो फिर उस चीज का फायदा नहीं है। तो जो तुल्यकारी उपग्रह हैं उनकी परिक्रमण अवधि कितनी होती है, तो उनकी परिक्रमण अवधि सिर्फ 24 आवर्स, 24 घंटे की होती है। वो 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, बल गुणनफल है, फोर्स किसका गुणनफल है, तो बिल्कुल देख लीजिए F इज इक्वल टू एम ए। सेकेंड लॉ किसका है, देख लीजिए यहाँ पर, द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, या भार और त्वरण का। देखिए ये 64th बीपीएससी में, सॉरी 45th बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। द्रव्यमान मास और एक्सेलरेशन त्वरण होता है, तो राइट आंसर क्या है, बी। ठीक है, 64th का बी आंसर है। तो इस तरह से आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस किए बिना एग्जाम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, ऊर्जा संरक्षण से क्या मतलब है, ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा संरक्षण मतलब एनर्जी कंजर्वेशन, उसका क्या मतलब होता है, ऊर्जा को ना ही तो सृजन हो सकता है और ना ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। राइट आंसर क्या है, डी। ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है, सीधा भी लॉ भी पूछा गया एक दो एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो जो वायु शक्ति है, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, गतिज, सौर, स्थितीय या विकर्ण। अब बिल्कुल आप ध्यान से सुनिए कि हवाएं आ रही हैं, बहुत तेजी से आ रही हैं, पवन चक्की से टकरा रही हैं, टकराने के बाद ब्लेड को वो घुमा देती हैं। तो जब कोई चीज तेजी से आ रही है तो वो कौन सी ऊर्जा है, वो गति के अंदर है, तो गतिज ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछा गया। देखिए मैं आपको एक और चीज एश्योरेंस देता हूँ, अगर आप हरियाणा सिविल सर्विसेज, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे, चाहे वो राजस्थान है चाहे वो पंजाब है, जब आप ये क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे तो आप एग्जाम में देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो रिपीट हुए हैं। अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन का पेपर है तो आपको 60 क्वेश्चन तो रिपीट मिलेंगे और 40 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। 40 में से मैं बता देता हूँ 25 करंट अफेयर के रहेंगे, 5 से 7 आपके जो क्या रहेंगे, 5 से 7 आपकी स्टेट के रहेंगे, और नियर अबाउट 5 से 7 क्वेश्चन ही नए मिलेंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। बाकी सारी जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं वीडियो में से आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको ये एक दो वीडियो का लेक्चर नहीं है, ये बहुत सारी वीडियोस आएंगी आपके लिए, आपको डेली यहाँ पर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, तो देख लिया करो, हेल्प मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी, मैंने ये एक डिस्कवरी वाला बनाया था जिसमें कि आविष्कार और क्या क्या उन्होंने आविष्कार किए हैं, उसमें नियर अबाउट 20 पॉइंट थे। उसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की है। जिसने वीडियो देखा होगा, जिसने वो लेक्चर सुना होगा, उनको आसानी से याद होगा कि थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की है। नहीं पता तो जाकर एक बार वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक कथन है और एक उसका कारण है। अब हमें ये बताना है कि कथन और कारण सही है या नहीं। एक पूर्ण घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। तो एक बिल्कुल फ्रिक्शनलेस एक जगह है, घर्षणहीन पृष्ठ है, फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, वहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, अगर वो सीटी बजाएगा तो वो अपने खुद को गति में ला सकता है, ये बिल्कुल ठीक है, कथन तो सही है, ए सही है। अब हम देखते हैं कारण, कारण सही है या गलत है वो हमें पढ़ के पता चलेगा। यदि किसी तंत्र का कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन आगे भी है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, नहीं बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए और बी में आपस में कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो बिल्कुल सही आंसर है बी। इस तरह के क्वेश्चन आपको आजकल स्टेट पीसीएस में भी देखने को मिल जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो कथन और कारण वाले होते हैं। तो ये आईएएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि, जब आप सड़क पर चलते हैं उसकी अपेक्षा बर्फ पर चलना बहुत कठिन है, ऐसा क्यों? बर्फ सड़क से सख्त होती है, तो ऐसा कोई रीजन नहीं है, आपके माइंड में सीधा सीधा आना चाहिए कि सड़क पर हम फ्रिक्शन की वजह से चल पाते हैं, जिसको बोलते हैं घर्षण, घर्षण के कारण चल पाते हैं, तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो इसलिए हमें बर्फ के ऊपर चलने में कठिनाई होती है, हम वहां पर स्लिप कर जाते हैं, फिसलते हैं। कईयों के माइंड में आता है कि सर आप चारों ऑप्शन क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो जिस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है वो आप सीधा, मेरे को क्या करना है, आपका टाइम भी सेव करना है और आपको मैक्सिमम चीजें भी करवानी है, तो इसलिए जिस क्वेश्चन को सीधा फैक्ट से करवाना है वो मैं फैक्ट से भी आपको करवा देता हूँ। फिर भी कोई चेंजेस चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बता दीजिए। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, जो घड़ी का स्प्रिंग होता है उसमें जो एनर्जी स्टोर की जाती है वो कौन सी एनर्जी होती है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। स्प्रिंग इस तरह का होता है, ये खुला स्प्रिंग है, ये बंद स्प्रिंग है, तो ये इसकी क्या है हो गया, इसकी लेंथ कम होगी, लेंथ कम होगी मतलब इसकी स्थिति में चेंज हुआ है, इसकी पोजीशन में चेंज हुआ है, तो कौन सी एनर्जी ऊर्जा है, स्थितीय ऊर्जा, राइट आंसर है बी। निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो किस चीज को लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शंस दिए गए हैं, क्यूरोपाइट, क्यूप्राइट, ग्रेफाइट, हेमाटाइट या क्रायोलाइट। राइट आंसर क्या है, ग्रेफाइट को एक लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज किया जाता है, ये एमपीपीसीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है, गुरुत्व बल, घर्षण बल, स्थिर विद्युत बल या फिर चुंबकीय बल, तो बताइए कौन सा क्षयकारी है, घर्षण बल एक क्षयकारी बल है। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति इसका उदाहरण है, सड़क पर जब हम चल रहे हैं तो उसकी बैलगाड़ी चल रही है, तो जो उसके टायर्स हैं, जो उसके पहिए हैं, जो जब चल रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो वो किसका उदाहरण है, चारों ऑप्शन हमें इसमें पढ़ने पड़ेंगे। दोलनीय और घूर्णीय गति का, दोलनीय और स्थानांतरीय गति का, स्थानांतरीय और घूर्णीय गति का। राइट आंसर क्या है, स्थानांतरीय और घूर्णीय गति का, वो स्थानांतरित भी हो रही है और घूर्णन भी कर रही है, घूम भी रही है, इस तरह से चक्का होता है, तो ये आगे की तरफ भी बढ़ रही है, घूर्णन घूम भी रही है और ये स्थान में भी चेंज हो रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, तो स्थानांतरीय और घूर्णीय गति का ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कथन और निष्कर्ष, निम्न कथन तथा उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। भरी हुई बैलगाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। भरी हुई बैलगाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, ये तो बिल्कुल ठीक है कि अगर मान लीजिए बैलगाड़ी खड़ी है, उसको धक्का देना पड़े, उसको चलाने के लिए धक्का देना पड़ेगा, एक तो वो, एक अगर चल रही है तो उसको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा धक्का, तो ज्यादा तो हमें खड़ी पे लगाना पड़ेगा, लेकिन इसका कारण क्या है, निष्कर्ष क्या है, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है या अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो देखिए लास्ट ऑप्शन तो बिल्कुल मतलब कोई मतलब नहीं बनता, तो क्या होता है, एक बार चलने के बाद जब एक बार चक्के पहिए चलने लग जाते हैं
तो उसमें फ्रिक्शन कम होता है, यहाँ पर फ्रिक्शन कम लगता है। जब खड़े होते हैं, स्टैटिक होते हैं, तो फ्रिक्शन ज्यादा होता है। अदरवाइज क्योंकि उसका ये जो मास नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन अभी इसमें राइट आंसर क्या है, सी। बाकी फैक्टर बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन वो हमें यहाँ पर फिजिक्स की मास्टर क्लास नहीं कर रहे हैं, मास्टर फिजिक्स नहीं पढ़ना हमें यहाँ पर। हमें बस इसका आंसर देना है कि गाड़ी चलने पर घर्षण कम हो जाता है, तभी हमें कम धक्के से भी गाड़ी का काम चल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार धीरे धीरे समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये आईएएस का क्वेश्चन है, और कितने मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे सेटअप किया गया है, पहली बार में पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है और करना क्या चाह रहा है। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा हुआ है, सड़क के से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा, तो यह आर से कम हो जाएगी, क्योंकि वो चलने लग जाएगी गाड़ी, तो उसकी प्रतिक्रिया आर से कम हो जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होते हैं। तो एक दूसरे के समान होते हैं, तो बिल्कुल सही है। जो फ्रिक्शन कोण होता है और रिपोज कोण होता है, वो एक दूसरे के समान होते हैं। पहिए में बॉल बेरिंग का काम क्या है। अब आपने सुना होगा कि बेरिंग टूट गया, पंखे में भी होता है, पहिए में भी बेरिंग लगे होते हैं। तो बॉल बेरिंग का काम क्या है। तो बॉल बेरिंग का काम सिंपल, अगर आप इसकी आ जाए, आपको कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, बॉल बेरिंग का काम क्या है, तो गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। जो हमारा गतिज घर्षण है उसको बेलन घर्षण में, वहां पर बॉल बेरिंग होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, तो वहां पर उसको बेलन घर्षण में कन्वर्ट कर देता है। उससे क्या हो जाएगा, उससे आपकी जो है आसानी से वो चीज चल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए और उसका कारण आर है। अब देखते हैं इसमें क्या कथन है और क्या कारण है। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का एक गोला पारद पर तो तैरता है लेकिन पानी में डूब जाता है। कारण, लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। अगर आपने ये थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। इसमें राइट आंसर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, नहीं बिल्कुल गलत है। इसमें आर सही नहीं है, ए और आर दोनों सही है तो गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, तो राइट आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। जो लोहे की कील है, अब इसका आंसर पीछे वाले क्वेश्चन में ही था, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से, आपको समझ आ गया फैक्टर, तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। इसके कारण पारे पर तो वो कील तैरती रहती है, लेकिन पानी में वह डूब जाती है, क्योंकि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, या पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है। तो आप थोड़ा सा अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कीजिए कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो उसमें क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो बिल्कुल हमें लगता है कि पानी की सतह से ऊपर आते ही जो बाल्टी है वो भारी हो गई है, ये लगता है। जब मान लीजिए ये एक कुआं है, इसके अंदर यहाँ तक पानी, जब बाल्टी यहाँ तक रहेगी तो आपको वेट बिल्कुल फील ही नहीं होगा, क्योंकि वो खुद वहां पर तैर रही होगी। जब आप इसको ऊपर खींचना शुरू करोगे, ये बाल्टी यहाँ तक पहुंच जाएगी तो आपको लगेगा ये भारी हो गई। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया, इसका जल में भार होगा। एक भारहीन, उस गुब्बारे का कोई भार नहीं है, जीरो उसका वेट है भार गुब्बारे का, एक बैलून का। उसमें पानी भरा गया है तो 200 ग्राम जल भरा गया है, लेकिन जल में उसका भार क्या होगा, शून्य है, क्योंकि वो भारहीन गुब्बारा है, उसका कोई वेट ही नहीं, तो जल में उसका वेट कैसे हो सकता है। अब कुछ लोग 200 लगा के आ जाएंगे, तो वो 200 ग्राम, ये उसका भार नहीं है, गुब्बारे का भार नहीं है, ये पानी का भार है, ये पानी का वेट है। ये यूपीआरओ या एआरओ मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से आपको एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश भी कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। जो साबुन के अंदर ऐसे झाग से बुलबुले बनते हैं, आपने देखा होगा, छोटे मोटे बहुत सारे बुलबुले बनते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडल दाब से अधिक होता है, वायुमंडल दाब से कम होता है,
वायुमंडल दाब के बराबर होता है या फिर वायुमंडल दाब का आधा होता है? तो वायुमंडल दाब से अधिक होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ए। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। अब खुद थोड़ा सा माइंड में एक इमेज क्रिएट कीजिए कि जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा। साबुन के दो बुलबुले हैं, अगर किसी ने ये एक्सपेरिमेंट किया हो तभी इसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज इसका आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? बी। छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, वो अपनी तरफ उसके अंदर की एयर को खींच लेगा। चलिए नेक्स्ट। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या रहता है? जब शुद्ध जल के अंदर डिटर्जेंट डाल देते हैं तो उसमें जो पृष्ठ तनाव, उसकी सरफेस टेंशन है, वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है? तो वो घट जाती है। तभी डिटर्जेंट जल अगर किसी सरफेस पे गिरा दिया जाए तो उसके अंदर स्लिपरी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर सरफेस टेंशन कम हो जाती है। पानी पर फिसलने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन डिटर्जेंट वाले पानी में फिसलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसका पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उनका कम। तो बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? ताप, वेग, दाब या फिर घनत्व? ये तो सीधा अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो फिर आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या है? घनत्व। घनत्व कम है इसलिए वो तैरते हैं। ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होगा? समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? कितना भाग होता है? 1/10। 1/10 भाग जो है पानी के अंदर, 1/9 भाग पानी के अंदर रहता है और 1/10 भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होता है? तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। ऐसा कोई चेंज नहीं होता, ना कम होगा ना बढ़ेगा, उतना ही रहेगा। अब आप एक थोड़ा सा देखिए, आपने एक कटोरी में पानी लिया, यहाँ पर पानी है, पानी के अंदर आपने बर्फ डाल दी, ठीक है। ये बर्फ इसके अंदर यहाँ पर डूबी रहेगी, तो जब ये डूबी रहेगी तो क्या होगा? जितना पानी है उसका लेवल वही रहेगा। जब ये मेल्ट हो जाएगी तो फिर भी वही लेवल रहेगा, पानी का लेवल ना ही तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। ध्यान रखना, क्योंकि बर्फ ऊपर नहीं रहती, बर्फ पानी के बिल्कुल अंदर रहती है, ध्यान रखना इस बात का। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो उसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं? वह ऊपर उठता है, वह कुछ नीचे जाता है, वह उसी तल पर रहता है, वह समुद्र की तली में डूब जाता है। फटाफट से देखिए इसके चार ऑप्शंस। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। ध्यान रखना इस बात का। ये क्वेश्चन देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया है, 2004, 92, 2003, 2002 और रिसेंट एग्जाम्स में भी पूछा गया, जो अभी यहाँ पर हमने मेंशन नहीं की। मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सभी एग्जाम्स में एक बार नहीं, 50, 100 बार ये रिपीट हुए क्वेश्चन है। आगे भी रिपीट होंगे, क्योंकि हिस्ट्री और बनती ही नहीं, हिस्ट्री और बनी नहीं है। साइंस जो लॉज आ चुके हैं वो आ चुके हैं, कुछ एक नई इन्वेंशन हो रही है जो आपके करंट अफेयर में कवर हो जाती है। बाकी साइंस तो वही है, स्टैटिक साइंस तो वही रहेगी ना, उसमें कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा। करंट अफेयर आप वैसे कवर कर लेते हो, तो अगर आप करंट अफेयर को छोड़ दो तो बाकी सारा सिलेबस सेम ही है, स्टैटिक है, शुरू से लेके अब तक स्टैटिक ही सिलेबस है। वही चार चीजें लिखी होती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, यही चीजें होती हैं, सिलेबस है, तो इसलिए क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, अब आप ये तो समझ चुके होंगे अगर घनत्व में डिफरेंस है तो चीजें एक दूसरे के ऊपर तैरती हैं। इतना तो आपको समझ आ गया कि अगर उनके घनत्व में डिफरेंस है तो चीजें एक दूसरे के ऊपर तैरती हैं। जिसका घनत्व कम होता है वो ऊपर रहती है, जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो नीचे चली जाती है। इतनी चीजें समझ आ गई तो इसको बिना ऑप्शंस पढ़े ही आप दे सकते हो कि
मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरने लग जाता है, पानी का घनत्व ज्यादा है। ठीक है, ये हमारा 86 क्वेश्चन है। अभी हम 90 क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो एक वर्षा की जो बूंद है वो गोल क्यों होती है? तो वो सरफेस टेंशन की वजह से, गुरुत्वाकर्षण सॉरी सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ पर जो है वो गोल होती है, तभी उसकी शेप इस तरह से गोल होती है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हमारे 90 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 45 किए थे, 45 हमने इसमें किए थे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। डेली लेक्चर मिलता है यूट्यूब पर आकर, हमारे चैनल पर स्टडी मास्टर पर आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पर डाली जाती हैं। जनरल स्टडीज का पूरा सिलेबस कवर करवाया गया हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मिले तो प्लेलिस्ट के अंदर चले जाइए, वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आप हमसे हेल्प चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9896160956। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.studymasterofficial.com। यहाँ पर बहुत सारी पीडीएफ फ्री में दी जाती हैं। पेड पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर आई नीड पेड पीडीएफ। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारा ऑफिशियल चैनल जो है टेलीग्राम का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो पसंद आ गया तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि किसी और का भी फायदा हो सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।